महाद्वीपों और महासागरों का वितरण। कि हमारी इस धरती के ऊपर जो 7 महाद्वीप हैं और 4 महासागर हैं, क्या जब धरती का निर्माण हुआ ये महाद्वीप और महासागर जैसे आज थे वैसे ही थे? क्योंकि धरती जब 480 करोड़ वर्ष पहले जब बनी, पता था ना अपने ओरिजिन ऑफ द अर्थ, तो उस समय हमारी धरती कैसे थी? तब तक गर्म अगण्य चट्टानों से बनी हुई थी। महासागर और महाद्वीप ऐसे नहीं थे, क्योंकि उस समय तो सारी की सारी चट्टानें क्या थी? लिक्विड अवस्था में थी, तप्त अवस्था में थी। धीरे धीरे हमारी धरती ठंडी होती गई, ठोस होती गई, हमारी ऊपर की भूपरपट्टी बनी। जब ये भूपरपट्टी बनी तो उसके बाद महासागरों का निर्माण हुआ और महाद्वीपों का निर्माण हुआ। लेकिन जैसे आज हमें ये महाद्वीप दिखाई देते हैं, ये महाद्वीप आज इस प्रकार दिखाई दे हुए हैं, क्या शुरुआत में ही हमारी धरती के ऊपर ये महाद्वीप ऐसे ही थे? क्या ये जो 4 महासागर हैं, प्रशांत महासागर है, अंध महासागर है, हिंद महासागर है, ये महासागर क्या एज इट इज बने हुए थे? ऐसे नहीं थे। तो इनकी उत्पत्ति ऐसे बने कैसे, ये इस प्रकार से वितरित कैसे हुए, उसका अध्ययन हम हमारे इस चैप्टर के अंदर करेंगे। आज के समय में हमारी इस धरती के ऊपर जल और स्थल का यदि हम वितरण देखें कि हमारी धरती के ऊपर जल कितने प्रतिशत भाग पे है और स्थल कितने प्रतिशत भाग के ऊपर है, जल और स्थल के वितरण को यदि हम डायग्राम के द्वारा देखने की कोशिश करते हैं कि 71% हमारा जो है वो जलीय भाग है। हमारी इस धरती के ऊपर 71% भाग के ऊपर क्या है? जल है। इसलिए हमारी धरती जल अधिक होने के कारण स्पेस से, अंतरिक्ष से नीले रंग की दिखाई देती है। इसलिए हमारी इस धरती को नीला ग्रह भी कहा गया है, क्योंकि इसके ऊपर पानी की अधिकता है, पानी अधिक भाग के ऊपर है। जबकि 29 जो % हमारा है वो हमारा स्थल भाग है, जिसके ऊपर हमारे महाद्वीप बने हैं। 71% के ऊपर हमारे महासागर, सागर, झीलें ये बने हैं, जबकि 29% भाग के ऊपर हमारे सारे के सारे महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। ये हमारे महाद्वीप कौन से हैं, इसके ऊपर नजर डलवा देता हूं, इसके ऊपर दिखा देता हूं कि ये हमारा सारा का सारा ये हमारा एशिया है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद यूरोप है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। कितने महाद्वीप हो गए? 7 महाद्वीप हैं। जबकि हमारे 4 मुख्य महासागर हैं। प्रशांत महासागर, बीच में एस आकार का, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के बीच में एस आकार का अंध महासागर अटलांटिक ओशन, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। कितने हुए ये? 3। और चौथा हमारा है ये ऊपर का उत्तरी ध्रुव महासागर आर्कटिक ओशन। ये आज एक 5वां और मानने की कोशिश हुई है, यहाँ पे सदर्न ओशन, अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर दक्षिणी महासागर। ऐसे मुख्य हमारे 4 हैं, लेकिन एक इसको और अभी मान्यता की बात है कि दक्षिणी महासागर। कितने हो गए? हमारे 4 मुख्य महासागर हैं, 7 हमारे महाद्वीप हैं। लेकिन ये क्या ऐसे ही थे? इसके बारे में प्रश्न उठना शुरू हुआ और इसके ऊपर चर्चाएं की गई। यहां पे एक सिद्धांत दिया गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वो सिद्धांत जब दिया गया तो उसकी शुरुआत कहां से हुई थी कि महाद्वीप सारे कैसे थे, ऐसे ही थे या अलग रूप में थे? 1596 में एक हमारे डच मानचित्रवेता थे अब्राहम आर्टेलियस। अब्राहम आर्टेलियस ने ये थे, इसने पहला मानचित्र बनाया था, धरती का पहला मानचित्र बनाया अब्राहम आर्टेलियस ने, और इसने सभी महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया था। सभी महाद्वीपों को इसने क्या दिखाया? इकट्ठा दिखाया था। इसने ये मैप बनाया था। ये सारे के सारे महाद्वीप देखो, ये भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये यूरेशिया है, ये दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, ये सारे महाद्वीप इकट्ठे दिखा दिए। यहां से बात आई थी कि भाई हो सकता है हमारे जो महाद्वीप आज इतने दूर दूर हैं पुराने समय में इकट्ठे हों। सिद्धांत की शुरुआत किसने करी? अब्राहम आर्टेलियस ने। कब की? 1596 के अंदर। इसने इन सभी महाद्वीपों को एक साथ जुड़ा हुआ दिखाया था। इसके बाद जब इसने यह बताया तो उससे आगे काम करने वाले लोग आ गए।
उसके ऊपर और काम करने वाले आ गए। उसके बाद फिर दिया एंटोनियो पेलेग्रिनी ने। फिर एंटोनियो पेलेग्रिनी ने भी अपना मानचित्र बनाया और 3 महाद्वीपों को एक साथ इसने भी दिखाया। तो ये थे एंटोनियो पेरेग्रिनी, अब्राहम आर्टेलियस, एंटोनियो पेरेग्रिनी। अब जब बहुत सारे व्यक्ति किसी एक बात का समर्थन करने लग जाएं तो वो बात सच्ची लगने लग जाती है। तो आगे लोगों ने इसके ऊपर खोजें करनी शुरू कर दी। अब जब ये खोजें करनी शुरू की, खोजें करने के साथ साथ में उन्होंने इन महाद्वीपों के ऊपर पूरा अध्ययन करके बताया कि हमारे महाद्वीप शुरुआती दौर में जैसे अब्राहम आर्टेलियस ने और पेरेग्रिनी ने इकट्ठे दिखाए थे, ठीक वैसे ही रहे होंगे। फिर एक सिद्धांत दिया गया इन्हीं को आधार बना करके। अब्राहम आर्टेलियस ने जो मैप दिया, पेलेग्रिनी ने जो मैप दिया, उसी को आधार बना करके एक सिद्धांत दिया गया। उस सिद्धांत का नाम था महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ऐसे भी लिख सकते हो। महाद्वीपीय विस्थापन भी आ सकता है, महाद्वीपीय प्रवाह भी आ सकता है। विस्थापन का मतलब है कि आज एक महाद्वीप यहां पे इकट्ठा है और वो दूसरी जगह पे विस्थापित हो गया। दूसरा, आज एक महाद्वीप यहां पे है, इसमें गति आएगी, प्रवाह आएगा, बात एक है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कहें या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहें। तो एक सिद्धांत दिया गया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और ये सिद्धांत देने वाले थे जर्मनी के भूगोलवेता थे अल्फ्रेड वेगनर। 1912 में इन्होंने अपना यह सिद्धांत दिया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? जर्मनी के जलवायुवेता थे अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने 1912 में बताया। देखो 1596 में कहां बात चली थी अब्राहम आर्टेलियस की, और उसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं होती आई होंगी, और फिर इस जलवायुवेता ने यह सिद्धांत दिया। इसने जब यह सिद्धांत दिया तो इस सिद्धांत का, ये तो भूगोलवेता तो था ही नहीं, ये तो क्या था? जलवायुवेता था। जलवायु का अध्ययन करता था कि पूरे विश्व के अंदर जलवायु कहां पे कैसी है, क्या क्या उसके प्रभाव हुए हैं वहां पे, उनका अध्ययन करना चाहता था। तो लेकिन इसके दिमाग में जब ये उस जलवायु का अध्ययन कर रहा था तो प्रश्न उठने शुरू हो गए। कारण तो कुछ जावा हाँ, लेकिन वहां पे सिचुएशन देख के कर लिया कुछ हाँ। ऐसे ही हुआ हमारे इस अल्फ्रेड वेगनर के साथ। इसके दिमाग में कुछ प्रश्न आए खोज करते करते। वो क्या थे? यह जलवायु के बारे में अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका महाद्वीप पे गया। कहां था अंटार्कटिका महाद्वीप पे? दिखाया था ना जो नीचे था, जहां पूरा वर्ष बर्फ गिरती है, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं। और दूसरा गया यू टुंड्रा में, टुंड्रा प्रदेश में भी लगातार पूरा वर्ष बर्फ गिरती है। जो कनाडा का उत्तरी भाग है, कनाडा जो देश है उसका उत्तरी भाग है, वो क्या है? टुंड्रा। अब 2 जगह ऐसी गया जहां पर क्या पड़ती थी? बर्फ। वहां पर जब यू उन तथ्यों को जुटाया था तो इन बर्फ के क्षेत्र में इसने क्या पाया? कोयला। जब उसने खोद के देखा वहां पे तो इसने क्या पाया? कोयला। अब कोयला किस चीज से बनता है? लकड़ी से। भाई बहुत लंबे समय तक कोयला जब धरती के नीचे दब गया, तो लकड़ी जब धरती के नीचे दबी तो वो किस में परिवर्तित होगी? कोयले में। लेकिन क्या जहां पर बर्फ के पहाड़ हो वहां पर पेड़ उग सकते हैं? नहीं उगे ना। लेकिन वहां पर इतने बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं और कोयला बना कैसे? इसका दिमाग में प्रश्न तो आना था कि भाई ये कोयला आया कैसे उड़े। पहला प्रश्न था इसका ये। दूसरा फिर इसने देखा दक्षिणी भारत में, ये भारत के अंदर भी आया। आज दक्षिण भारत के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है क्योंकि हम भूमध्य रेखा के निकट हैं। दक्षिणी भारत हमारा भूमध्य रेखा के निकट है और भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य हमेशा लंबवत गिरता है, और लंबवत गिरेगा तो गर्मी ज्यादा होगी। लेकिन वहां पे दक्षिण भारत में इसने देखा टिलाइट। टिलाइट बोलते हैं हिम नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को तो क्या बोलते हैं? जलोढ़। जो हमारी नदियां मिट्टी बहा करके लेकर आती हैं तो क्या बोलते हैं? जलोढ़। और जो बर्फ की नदी, बर्फ की भी नदी चलती है, जब वो बर्फ की नदी अपने साथ मिट्टी को लेकर के आती हैं उसको बोलते हैं टिलाइट या हिमोड। हिम के द्वारा बहाकर लाई गई हिमोड। तो उसने दक्षिण भारत में जहां पर आज इतनी गर्मी है, बर्फ का नामो निशान भी को नहीं उड़ा कहीं पे। जो ऊंची पहाड़ियां हैं उन पर भी बर्फ को नहीं, लेकिन वहां पे टिलाइट के निक्षेप पाए गए। यानी कि कभी किसी समय वहां पर नदियां बर्फ की रही
होंगी। जहां पर आज बर्फ है उड़े तो कोयला पाया जावे है, और जहां पे आज गर्मी है उड़े बर्फ के निक्षेप पाए जावे हैं। फिर इसने अगला देखा, दक्षिण भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कांगो, इनमें सभी में, दक्षिण भारत में भी, ब्राजील में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी हिम नदियां के निक्षेप पाए गए, तो आज संभव नहीं है। अब ये चीजें देखते हुए इसके दिमाग में प्रश्न उठने थे। दूसरा इसने देखा कि लंदन के अंदर, लंदन एक ऐसा देश है जो शीत कटिबंध में आता है। लंदन एक ऐसी क्षेत्र है, इंग्लैंड एक ऐसा क्षेत्र है, सॉरी इंग्लैंड की बात है, इंग्लैंड एक ऐसा क्षेत्र है जो शीत में आता है, लेकिन वहां पर उष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई गई जो गर्मी में पैदा होने वाली है। देश तो वो ठंडा है, लेकिन वहां पर वनस्पति किसी पाई गई उष्ण, जो गर्मी में पैदा होती है। ग्रीनलैंड में जो आज पूरा साल बर्फ गिरती रहती है, उसमें भी उष्ण कटिबंध जलवायु पाई, उष्ण कटिबंध वनस्पति पाई गई। अब सारी चीजें उल्टी हो रही है ना, जहां पर बर्फ आज है वहां पर तो उष्ण चीज पाई जावे हैं, और जहां पर आज गर्मी है वहां पर बर्फ के निशान पाए गए हैं। तो इसके मन में प्रश्न उठे कि भाई कहीं ना कहीं ये महाद्वीपों में गड़बड़ तो हुई है, इन महाद्वीपों में प्रवाह तो हुआ है, गति तो आई है, जहां पे ये पहले रहे होंगे आज ये उस जगह के ऊपर नहीं है। तो इसने सिद्धांत की रूपरेखा बनाई कि 30 करोड़ वर्ष पहले, आज से 30 करोड़ वर्ष पहले उस युग का नाम था अंतिम कार्बोनिफेरस युग। आज तय जो 30 करोड़ साल पहला का जो युग था, उस युग को बोलते हैं अंतिम कार्बोनिफेरस युग। अब इसने कहा, किसने, एल्फ्रेड वैगनर ने, कि आज तक 30 करोड़ साल पहला ये सारे जो महाद्वीप थे ये आपस में मिले हुए थे, जुड़े हुए थे, सारी धरती इकट्ठी थी। और सारी धरती जब इकट्ठी थी, ऐसे ये महाद्वीप इस प्रकार से जुड़े हुए थे कि हमारा ये यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यू अफ्रीका, यू भारत रहा, ये ऑस्ट्रेलिया रहा, ये अंटार्कटिका रहा, सारे के सारे ये जो महाद्वीप थे ये कहां पर जुड़े हुए दिखाए, अफ्रीका के साथ में जुड़े हुए दिखाए। ये जो पूरा एक स्थल भाग था, वैगनर ने इसका नाम रखा पेंजिया। जो ये पूरा एक स्थल भाग था, ये पूरा एक स्थल भाग जो दिखाया है, सारे महाद्वीप जो इकट्ठे थे, इसको वैगनर ने क्या नाम दिया, पेंजिया। पूरी धरती को पेंजिया कहा गया। अब जब सारी धरती इकट्ठी थी तो पानी भी क्या था, एक था, बीच में पानी भी अलग कौन था, एक कारण धरती इकट्ठी होगी, स्थल भाग इकट्ठा हो गया, एक तरफ पानी इकट्ठा हो गया। जो वो पानी था उस पानी को इसने कहा पेंथालासा। पेंथालासा पूरे स्थल भाग को पेंजिया का नाम दिया, और संपूर्ण जल को, जो एक जल राशि थी, उसको क्या कहा गया, पेंथालासा। याद रखने हैं, छोटे प्रश्नों में है, इंपॉर्टेंट नाम है। बार बार महाद्वीप इकट्ठे नहीं बोलूंगा मैं आगे नाम बोलूंगा कि जब पेंजिया टूटा, इसका मतलब जो महाद्वीप थे वे सारे अलग अलग होने लगे। ये ध्यान रखना, पेंजिया संपूर्ण स्थल भाग को, और पेंथालासा का मतलब होता है पूरा जलीय भाग। इस पेंजिया के मध्य में एक कम गहरा छोटा सागर था, ये वाला, ये पूरा पेंजिया था, इसके बीच में यू छोटा एक उथला सागर था। इस सागर का नाम था टैथिस सागर। सागर का नाम क्या था, टैथिस सागर। महासागर पूरा एक था, लेकिन बीच में एक छोटा सागर भी था जिसका नाम था टैथिस सागर। और आज तय 20 करोड़ साल पहला पेंजिया टूटना शुरू हुआ, पेंजिया टूट गया। ये जो महाद्वीप इकट्ठे थे ये क्या होने शुरू हो गए, अलग अलग होने शुरू हो गए, टूटना शुरू हो गया। कितने साल पहला, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। या इसने अपने सिद्धांत की रूपरेखा बनाई, और इस प्रकार से पेंजिया टूटने की शुरुआत हुई कि इस अफ्रीका से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया एक तरफ होने शुरू हुए, एक दूसरे से अलग अलग जाने शुरू हुए, पेंजिया टूट गया। अब जो यू विभाजन हुआ, पेंजिया टूटा, तो यहां पे जो महाद्वीप थे, स्थल भाग थे, वो स्थल भाग दो भागों में बट गए, एक उत्तर में एक दक्षिण में। उत्तर का जो क्षेत्र था
उसका नाम कहा गया लारेशिया, और दक्षिण का जो क्षेत्र था उसको कहा गया गोंडवाना लैंड। अब उत्तर का जो क्षेत्र था वो था लारेशिया। तो हमारा भारत कहां था? हमारा भारत यहां पे था। तो पुराने समय में हम कौन सा क्षेत्र के भाग थे? क्या नाम था उसका? गोंडवाना लैंड। ये ध्यान रखना कि हमारा भारत किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का। और ये जो ड्रिफ्ट हुआ, प्रवाह हुआ, अलग अलग हुए, किसके चारों ओर हुए? ये अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर हुए। ये है अफ्रीका महाद्वीप जो आज भी अपनी जगह के ऊपर स्थित है। ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर का जो भाग है हमारा ये है लारेशिया, और दक्षिण का जो भाग है ये हमारा के है गोंडवाना लैंड। ऑस्ट्रेलिया किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यहां पे था। अंटार्कटिका किसका था? गोंडवाना लैंड का। दक्षिणी अमेरिका किसका था? गोंडवाना लैंड का। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, जो यूरेशिया जिसको बोलते हैं, वो सारे का सारा भाग किसका था? लारेशिया, वो कहलाता था लारेशिया। और फिर आगे जाके इनमें फिर ड्रिफ्ट हुआ, और फिर गोंडवाना भी टूटा और लारेशिया भी टूटा। तो इस प्रकार महाद्वीपों का प्रवाह होना शुरू हुआ। तो अलग करने के लिए जो बल बताए कि मैं अलग कैसे हुए, क्यों पाटे, अलग करने के लिए इसने दो बल बताए। एक था पोलर या ध्रुवीय फलिंग बल, पोलर या ध्रुवीय फलिंग बल, और दूसरा इसने माना ज्वारीय बल। अब पोलर और ध्रुवीय जो फलिंग बल है, पोलर बल है कि धरती अपने अक्ष के ऊपर जब घूमती है तो एक बल पैदा होता है जिसमें जो महाद्वीप थे वो पृथ्वी के किनारों की तरफ चलने शुरू हो गए। जैसे अपन बाल्टी में पानी घुमावा, हाँ, बाल्टी में पानी घुमावांगे तो बीच वाला पानी कहां जाएगा? किनारे का ना होगा ना। ऐसे ही हमारी धरती घूमने लग रही है। जब ये घूमती है तो एक बल पैदा करती है जिससे महाद्वीप भूमध्य रेखा की ओर आने शुरू हुए। ये है ध्रुवीय फलिंग बल। इस बल से क्या हुआ? महाद्वीप किस ओर आने शुरू हुए? भूमध्य रेखा की ओर आने शुरू हुए। दूसरा बल था ज्वारीय बल। ज्वारीय बल क्या है कि हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर हर पिंड के अंदर अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। हमारे सूर्य के अंदर भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, हमारे चंद्रमा के अंदर भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। अब सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारी धरती के ऊपर असर डालती है। चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारी धरती के ऊपर असर डालती है। जो वो धरती के ऊपर असर डालती है उस बल को बोलते हैं ज्वारीय बल। ज्वारीय बल, क्योंकि ये बल क्या काम करता है? और तो चीज इस पर उठे को नहीं, क्योंकि हार्ड है। जो चीज लिक्विड है उसके ऊपर असर पड़ता है। सूर्य और चंद्रमा की शक्ति से हमारे महासागरों का पानी ऊपर उठ जाता है। उसका श्यामी आता गया, वो ऊपर उठता गया, दूर उठते गए तो पानी नीचे बैठता गया, उसका अगला ऊपर उठता गया। जो ये ऊपर उठता है पानी, इसको बोलते हैं ज्वार। और जब सूर्य तो एक तरफ हो गया, नीचे बैठता है, उसको बोलते हैं भाटा। ज्वार भाटा सुने हैं ना? तो ये था ज्वारीय बल। इसके कारण हमारे इन महाद्वीपों के अंदर ड्रिफ्ट होना शुरू होया, और ड्रिफ्ट होते होते हमारे ये आज इस स्थिति में पहुंचे कि यहां से हमारा भारत चल करके भूमध्य रेखा को क्रॉस कर गया, यहां से आके ऑस्ट्रेलिया एक तरफ हो गया, अंटार्कटिका ध्रुवों की तरफ गया, और ज्वारीय बल के कारण उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर सरके। अब कैसे सरके, इनकी बात करता हूं नेक्स्ट के अंदर। ये लिख लेना कि जो पोलर या ध्रुवीय फलिंग बल है वो भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह करता है, और जो ज्वारीय बल है वो पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाह करता है। अच्छा, ये था हमारा पेंजिया। क्या था? पेंजिया। सारे के सारे अफ्रीका का गल्ला ऐड है, क्या हुए थे? ये जुड़े हुए हैं। जुड़ रहे हैं ना? हमारा भारत यहां होना चाहिए था, कहां पे है? अफ्रीका के पास। ऑस्ट्रेलिया यहां था, कहां है? यहां पे। अब यहां पर जो पहला बल था, कौन सा? ध्रुवीय फलिंग बल। उस ध्रुवीय फलिंग बल के कारण हमारे ये महाद्वीप आगे की ओर सरके, ये आगे की ओर सरके। देखा ना? अगेन फिर बताऊंगा
वापिस ले जाता हूं इनको। अब ये बाहर जब आगे गया था, यहां पे एक सागर था। जब ये आगे गया तो ये नीला रंग के है पानी। जब ये आगे बढ़ा तो यहां पे एक बीच में सागर नहीं था, जिसका नाम क्या था? तैथिस सागर। जब ये भारतीय प्लेट इस यूरेशियाई प्लेट के साथ में टकराई तो इसके उस बीच का जो पानी का भाग था वो ऊपर उठ गया और के बन गया? हिमालय पर्वत। वो तो एक अलग बात थी, लेकिन मेन बात अपनी क्या है? महाद्वीपों के प्रवाह से है कि हमारी ये भारतीय प्लेट किस तरफ गई? भूमध्य रेखा की ओर। ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा कहां गया? ऊपर उठना शुरू होया और पूर्व की तरफ बढ़ना शुरू होया। अंटार्कटिका ध्रुवों की तरफ गया। अंटार्कटिका यहां पर दिखाया जा रहा था, इसलिए नहीं। इस प्रकार से इनमें ड्रिफ्ट होया। कौन से बल के कारण? पोलर बल के कारण, ध्रुवीय बल के कारण। ध्रुवों को क्या बोलते हैं? पोल। पोलर बल के कारण। अब एक बल और था, कौन सा? ज्वारीय बल। अब ज्वारीय बल के कारण देखना, ये क्या चीजें दिखाई इसमें? सूर्य और चंद्रमा। कि भाई सूर्य और चंद्रमा हमारे किस्म की तरफ दिखाई देते हैं, निकलते पूर्व से हैं, छिपते पश्चिम की तरफ हैं। तो जब ये हमारी धरती न्यू घूमेगी तो इसके ऊपर पाड़न का बल में कौन तोड़ लाएंगे? पश्चिम की तरफ लगाओगे। पश्चिम दिशा की तरफ लग गया, मैं की तरफ गए तो केवल इन दो महाद्वीपों पे, कौन सा? उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इन महाद्वीपों के ऊपर ज्वारीय बल ने काम किया और इस ज्वारीय बल के द्वारा हमारे ये महाद्वीप पश्चिम की ओर सरकने शुरू हुए। आज भी ये बल काम कर रहे हैं। आज भी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप से कुछ मिलीमीटर, हमारा जो एक नाखून की मोटाई है, इतनी साल में आज भी सरकने लग रहे हैं। हमारी भारतीय प्लेट आज भी एशियाई प्लेट के नीचे धंसने लग रही है और हमारा हिमालय पर्वत बढ़ने लग रहा है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई आज भी बढ़ने लग रही है और आने वाले समय में ऐसा होगा कि हमारी ये पूरी की पूरी प्लेट इसके नीचे समा जाएगी। ये भाग इधर ध्यान है, ये भाग आने वाले, अभी नहीं कितने जन्म हो जाएंगे, ये भाग उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये पश्चिम की ओर सरकते सरकते, धरती गोल है, कहां पा के टकराओगे? एशिया और ऑस्ट्रेलिया को। ध्रुवीय बल ने भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह किया और ज्वारीय बल ने पश्चिम की ओर किया।